बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने दो छोटे छोटे आर्टिकल को डिस्कस करना है। एक न्यू डार्विनिज्म है और दूसरा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में सिर्फ एक एविडेंस को हमने डिस्कस करना है, बायोजियोग्राफी। तो सबसे पहले न्यू डार्विनिज्म का क्या मतलब है, इसको आप लोगों ने समझना है। न्यू न्यू से ही निकला है, NEW, इसका मतलब न्यू। यानी डार्विनिज्म ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, डार्विन की जो थ्योरी है उसने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशी कैसे होती है, तो उसने कहा कि एडॉप्टेशंस जब डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिहाज से हो रही होती हैं तो वही एडॉप्टेशन ऑर्गेनिज्म को चेंज करती हैं और उन चेंजेस की वजह से नई स्पीशी बनती है। तो उस कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ आप कह सकते हैं एंगल से जब देखा गया तो और काफ़ी सारी चीज़ें जब उस कॉन्सेप्ट के अंदर मजीद ऐड हुई तो फिर वो एक नई शक्ल डार्विनिज्म के सामने आई जिसको हम कहते हैं न्यू डार्विनिज्म। यानी डार्विनिज्म वो थ्योरी है जो डार्विन ने पेश की थी। न्यू डार्विनिज्म वो कॉन्सेप्ट है जिसमें मॉडर्न रिसर्च की जो एविडेंसेस हैं, मॉडर्न रिसर्च जो है उस एवोल्यूशन के लिहाज से जब हुई तो उस मॉडर्न रिसर्च की वजह से जो नई चीजें डार्विन की थ्योरी में ऐड की और जिसकी वजह से डार्विन की थ्योरी मजीद बेहतर शक्ल में सामने आई, तो वो जो बेहतर शक्ल है डार्विनिज्म की वो न्यू डार्विनिज्म कहलाती है। तो जिस वक्त उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशी की बात की डार्विन ने और उसके लिहाज से उसने एविडेंसेस भी प्रोवाइड की, तो जब साइंटिस्ट के सामने एविडेंसेस भी आ गई तो काफी सारे साइंटिस्ट इस बात पे कायल हो गए कि वाकई ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन की प्रोडक्ट है। तो यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे कि डार्विन ने जो काम किया था वो ओरिजिन ऑफ स्पीशी बुक थी। कन्विंस्ड मैनी बायोलॉजिस्ट, काफी सारे बायोलॉजिस्ट को उसने कायल किया दैट स्पीशीज आर द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, कि जो स्पीशी है वो एवोल्यूशन की प्रोडक्ट है। अच्छा, जो साइंस में एडवांसमेंट आती गई, रिसर्च होती गई, तो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वाज बर्थ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो सबसे बड़ा पॉइंट डार्विन की थ्योरी को बेहतर अंदाज में पेश करने का ये था कि जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स वजूद में आई। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स है क्या, नाम से जाहिर है जेनेटिक्स ऑफ पॉपुलेशंस, कि एक पॉपुलेशन है उसकी जब हम जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो और ज्यादातर इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अगर हम एवोल्यूशन के लिहाज से बात करें तो हम किसको डिस्कस करते हैं, वेरिएशंस को, वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि एक पेरेंट्स हैं और उन पेरेंट्स के जितने भी बच्चे हैं जिनको हम सिस्टर्स और आपस में वो एक दूसरे के लिहाज से सिस्टर और ब्रदर्स हैं, तो अगर देखा जाए कि पेरेंट एक ही हैं लेकिन उनके आने वाली जो औलाद है उसमें काफी सारे वेरिएशंस पाई जाती है। यानी दो बहनें, दो भाई या बहन भाई है तो एक ही पेरेंट्स की औलाद, लेकिन उनमें काफी सारी वेरिएशंस हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी नजर आते हैं। उनके जेनेटिक अगर उनके कैरेक्टर्स देखें तो वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से पहचान लेते हैं। दूसरा, उसने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं क्या, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ना डिस्टिंक्ट वैरायटी रखते हैं, यानी उनमें सिर्फ वैरायटी की जो तादाद है वो बहुत थोड़ी है। जैसे अगर हम मेंडल्स के लॉ आप लोगों को, जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े थे, तो उसमें उसने ज्यादातर क्वालिटेटिव कैरेक्टर को स्टडी किया। क्वालिटेटिव कैरेक्टर वो होते हैं जिनके एक कैरेक्टर की सिर्फ एक या दो वैरायटी या तीन या चार वैरायटीज होती है, लेकिन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर वो होते हैं जिनके एक ही कैरेक्टर की बहुत सारी वैरायटीज होती है। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है सीड शेप, मटर के पौधे की जो सीड शेप है इसके सिर्फ दो ही कैरेक्टर थे, एक राउंड था और एक रिंकल्ड। तो ये वाले कैरेक्टर होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। तो राउंड और रिंकल्ड में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो ये दो वैरायटी हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की तो इसमें जैसे हाइट, तो हाइट जैसे मैं इंसानों की बात करें 3 से आमतौर पे जो हमारे पास 6 तक काफी सारे जो लोग हैं उनकी हाइट 3 और 6 के दरमियान में होती, लेकिन यहाँ 3 से 6 तक एक बहुत बड़ी वैरायटी है, यानी 3.1 भी है, 3.2 भी है। ग्रेजुअली हाइट की तरफ आते हैं और ग्रेजुअली आप कह सकते हैं लेस हाइट की तरफ आते हैं। तो यानी ये जो आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर जो चेंज हो रहे हैं कि 3.1 के भी हैं, 3.2 के भी है, 3.3 के इंसान भी हैं और यहाँ 6 तक चले जाते हैं, 6 से हालांकि ज्यादा भी है और 3 से कम भी है, लेकिन हम ज्यादातर उन लोगों की बात करें जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी आप कह सकते हैं कैरेक्टर्स
जो बहुत ज्यादा वैरायटी रखते हो। 3 एक अलग वैरायटी है, हालांकि करेक्टर हम किसकी बात करें, हाइट की, किसकी बात करें, हाइट की। लेकिन इस हाइट में 3 एक जो 3 फीट है वो एक अलग वैरायटी है, 3.1 वो एक अलग वैरायटी है, 3.2 वो एक अलग वैरायटी। यानी अगर हम इस हाइट की वैरायटी अमंग ह्यूमंस कैलकुलेट करना चाहे तो आप कह सकते 1000 में चली जाएगी। तो इस वजह से ऐसे करेक्टर जिनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हो और ग्रेजुअली वो चेंज हो रही हो, तो ऐसे करेक्टर को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव करेक्टर्स। लेकिन चूंकि डार्विन ने बात की थी ग्रेजुअल जेनेटिक वेरिएशंस की, तो इस वजह से क्वांटिटेटिव करेक्टर उस बात को ज्यादा क्लेरिफाई करते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव करेक्टर। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो पॉपुलेशन के दरमियान होने वाली वेरिएशंस हैं और जो बड़ी ग्रेजुअल वेरिएशंस आ रही होती हैं, जैसे वालिदैन होते हैं उनके बच्चे, उनमें वेरिएशंस आ गए, फिर उसके बाद उनके बच्चों में थोड़ी सी वेरिएशंस आ गई। तो ये जो वेरिएशन पॉपुलेशंस के दरमियान हो रही हैं, तो इसको ज्यादातर किसमें स्टडी किया जाता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और डार्विन ने भी चूंकि वेरिएशन की बात की थी, या ब्रांच भी वेरिएशन की बात करें, तो इस वजह से हमारे पास जो ही पॉपुलेशन जेनेटिक्स वजूद में आई, तो आप कह सकते हैं जो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट वेरिएशन अमंग द कैरेक्टर्स लीड टू ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सॉलिड तरीके से प्रूव होना शुरू हो गया। तो बहरहाल हम कह सकते हैं कि डार्विन की थ्योरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स ऑफ पॉपुलेशंस को कहा जाता है। और इसमें खास तौर पे हम एम्फसाइज का मतलब जोर देते हैं उन वेरिएशन की जो पॉपुलेशन में हो रही है, और ये वेरिएशन बड़ी ग्रेजुअली हो रही है। तो इस वजह से आमतौर पे कौन से करेक्टर को ये ज्यादा एक्सप्लेन कर रही होती है, क्वांटिटेटिव करेक्टर को, जिसमें वेरिएशन बड़ी स्लाइड बहुत थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हमें नजर आ रही होती है अमंग द पॉपुलेशंस। हाँ, तो ये बात अपने याद रखना, क्वांटिटेटिव करेक्टर और क्वालिटेटिव करेक्टर। ऐसा करेक्टर जिसकी सिर्फ चंद वैरायटी हो वो क्वालिटेटिव कहलाता है, और जिसकी एक पूरी रेंज हो, लो से हाई के दरमियान एक पूरी रेंज हो, वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव करेक्टर कहलाता है। अच्छा, जिस वक्त पॉपुलेशन जेनेटिक्स वजूद में आई, डार्विनिज्म, मेंडलिज्म, अच्छा मेंडल ने जो लॉ पेश किए थे वो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे थे। मेंडल को क्रोमोसोम का नहीं पता था, मियोसिस का नहीं पता था, माइटोसिस का नहीं पता था। इसी तरह डार्विनिज्म ने तो मेंडल से पहले काम किया है। मेंडल ने जो वर्क किया है वो 1865 में वर्क किया है, यानी इसके जो लॉ है वो 1865, और इसकी जो बुक पब्लिश हुई है 1859 में पब्लिश हुई है। इसके जो लॉ है वो 1866 में पब्लिश हुए थे। तो बहरहाल इन दोनों का जो वर्क है वो जेनेटिक जो हमारे पास इस वक्त कॉन्सेप्ट है जीन्स का, क्रोमोसोम का, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुए हैं। यानी इस दौर में ना मेंडल्स को क्रोमोसोम का पता था, ना जीन्स का पता था, आप कह सकते हैं ना इसको माइटोसिस का पता था, ना मियोसिस का पता था, कुछ सी चीज डार्विन को। बस ये बात कर रहे थे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक की, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो वालिदैन से बच्चों में जा रही हैं और चेंज होके जा रही, बस इनको ये। लेकिन जिस वक्त ये सारी चीजें सामने आई, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस, रीशफलिंग ऑफ जीन्स, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी बातें जिस वक्त सामने आई, तो फिर डार्विन और मेंडल्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको बहुत नई शक्ल में पेश किया गया। तो इसको हम कहते हैं ये डार्विनिज्म एंड मेंडलिज्म वर रिकॉन्साइल्ड। तो 1930s में जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स में तरक्की हुई या दूसरी आपके जेनेटिक्स की ब्रांचेज में तरक्की हुई, तो डार्विनिज्म और मेंडलिज्म को नई शक्ल में पेश किया गया। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वर्कआउट। अब जेनेटिक बेसिस से क्या मुराद है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन में वेरिएशन आती क्यों है, और हमें पता है कि सबसे बड़ी वेरिएशन का जो कॉज है वो मियोसिस है, और मियोसिस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा हमारे पास है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये चैप्टर नंबर 21 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया है। तो ये दो बड़े इवेंट है जो आने वाली जनरेशन को पहली जनरेशन से डिफरेंट कर रहे हैं। तो जब साइंटिफिक बेसिस वेरिएशन की स्टडी की गई, तो डार्विनिज्म और मेंडलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा मजबूती के साथ लोगों के सामने आए। तो मॉडर्न सिंथेसिस क्या है कि जिस वक्त डार्विन के कॉन्सेप्ट को, मेंडल्स के कॉन्सेप्ट को, अब डार्विन बात करता है चेंजेस अमंग कैरेक्टरिस्टिक की, और मेंडलिज्म बात करती है जेनेटिक वेरिएशंस की। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फिर हमें सही तरह आप कह सकते हैं एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। क्योंकि
लामार्क और डार्विन की थ्योरी में जो सबसे बड़ा फर्क ये है, डार्विन ने बात की है जेनेटिक वेरिएशन की, इनहेरिटेड वेरिएशंस की, लेकिन लामार्क ने सिर्फ ये कहा था कि जो करैक्टर ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी में हासिल करता है वो आगे ट्रांसमिट होता है। लेकिन इसने बात की नहीं, सिर्फ वो करैक्टरिस्टिक जो इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक हैं वो अगर नेचर को अच्छी लगती हैं वो आगे ट्रांसमिट करती है, लेकिन अगर वो नेचर को अच्छी नहीं लगती तो उन करैक्टरिस्टिक को, उन इनहेरिटेड मटेरियल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फर्क ये है कि उसने कहा था कि एक्वायर्ड करैक्टर इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन इसने कहा था कि सिर्फ वो एडॉप्टेशंस जो ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड यानी जीन्स को इफेक्ट करते हैं वो आगे ट्रांसमिट हो रही होती है। तो बहरहाल यहाँ चूंकि जीन्स की भी बात हुई है, एडॉप्टेशंस की भी बात हुई है, इस वजह से अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला के डार्विन की थ्योरी को जो पेश किया गया तो इसको कहा जाता है मॉडर्न सिंथेसिस, या इसका दूसरा नाम है न्यू डार्विनिज्म। इसका नाम क्या है? न्यू डार्विनिज्म। क्योंकि जिस वक्त साइंस की रिसर्च आगे बढ़ती है तो दो पॉसिबिलिटी है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है या तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं या उनके अंदर मजीद बेहतरी आ जाती है। तो डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो जब काफी सारी ब्रांचेस से को स्टडी किया गया और उनको अप्लाई किया गया डार्विन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद निखर के सामने आया, मजीद अच्छी शक्ल में लोगों के सामने आया। तो इस वजह से जो अच्छी शक्ल है डार्विन के कॉन्सेप्ट की वो न्यू डार्विनिज्म, या उसको हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस। तो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डेवलप इन 1940s। डार्विन ने अपनी जो थ्योरी पेश की थी वो 1859 के अंदर उसकी बुक पब्लिश हुई थी, लेकिन जब बाद में मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च हुई, जैसे फॉसिल्स पे मजीद रिसर्च हुई, एनाटॉमी के बारे में लोगों को पता चला, एम्ब्रियोलॉजी प्रॉपरली स्टडी की गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो ये सारी जो ब्रांचेज हैं जब इनके ऊपर रिसर्च की और इनके कॉन्सेप्ट को जब एवोल्यूशन पे अप्लाई किया तो जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आया। तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस। इन शॉर्ट अगर मैं एक लफ्ज में मॉडर्न सिंथेसिस को समराइज करूं कि जदीद जो हमारे पास रिसर्च हुई है उसको मॉडर्न डार्विन के कॉन्सेप्ट पे जब अप्लाई किया गया तो डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और एक नई शक्ल में पेश हुआ जिसका नाम है न्यू डार्विनिज्म। अच्छा, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब सवाल ये है, हम कहते हैं एवोल्यूशन हो रही है लाइफ में, तो लोग पूछते हैं इसका सबूत लेके आओ। तो डार्विन ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि जब भी एवोल्यूशन होती है उसके बाद ऑब्जर्वेबल साइंस वो छोड़ के जाती है, ऐसे निशानात छोड़ के जाती है जिसको इंसान ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर उन निशानात को इकट्ठा कर लिया जाए, उन सबूतों को इकट्ठा कर लिया जाए तो एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझना आसान होता है। लेकिन डार्विन ने जो मॉडर्न सिंथेसिस है उसमें तो काफी सारी ब्रांचेस से एविडेंस इकट्ठी की गई, लेकिन डार्विन ने जो एविडेंस इकट्ठी की थी वो सिर्फ दो ब्रांचेस से इकट्ठी की थी, एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फॉसिल रिकॉर्ड। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। बायोजियोग्राफी, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो अर्थ को कहा जाता है, ग्राफी नक्शे को कहा जाता है। यानी अगर इसका लफ्जी मतलब हम डिस्कस करें, ज्योग्राफी होता क्या है कि दुनिया में कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है, तो बायोजियोग्राफी क्या बनेगी, दुनिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो अगर आपको यानी पिछले दो लेक्चर याद हो तो उसमें हमने डार्विन के पूरे सफर की कहानी डिस्कस की थी कि डार्विन ने जब मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया, मुख्तलिफ आइलैंड्स का सफर किया, तो वहां से मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिमेन को इकट्ठा किया गया। तो उन स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करके डार्विन को आइडिया आया एवोल्यूशन का। यानी वो जो स्पेसिमेन है वो कोई एक इलाके से उसने नहीं इकट्ठे किए, कुछ स्पेसिमेन हो सकता है उसको साउथ अमेरिकन मेनलैंड से मिले, कुछ आइलैंड से मिले, कुछ किसी आइलैंड से, कुछ हो सकते किसी और मुल्क से मिले। तो जब मुख्तलिफ आप कह सकते हैं मुल्कों के ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा किया गया, यानी उसने स्टडी किसको किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट एरियाज, कि मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थी उसके डिस्ट्रीब्यूशन को उसने स्टडी किया और उस स्टडी से फिर उसको सबसे पहले आइडिया आया कि वाकई ही एवोल्यूशन हो रही है। और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं उनके ऊपर काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए गए जो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के बाशिंदे थे, उसी आइलैंड्स के बाशिंदे थे। इसका क्या मतलब है कि वो सिर्फ उसी आइलैंड पे रहते थे और दुनिया में वो कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो करीब के आइलैंड्स होते हैं उनके अंदर तो सिमिलरिटीज होती हैं,
या चूंकि मेनलैंड के करीब थे, मेनलैंड से इनकी सिमिलैरिटी है, लेकिन जो दूसरे आप कह सकते हैं दुनिया के हिस्से हैं उन ऑर्गेनिज्म से वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। तो इसने सोचा कि अगर सपोज इन्वायरमेंट चूंकि करीब के इलाकों का सेम होता है या थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस वजह से दो स्पीशी के अंदर सिमिलैरिटीज आ सकती हैं। लेकिन जब एक इलाका जो दूर का इलाका है उनका हम चेक करेंगे तो इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होगा, तो उनमें डिफरेंस भी ज्यादा होगा। यानी करीब के एरियाज में ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी इस वजह से पाई जाती है क्योंकि उनका इन्वायरमेंट आमतौर पे क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जो दूर के एरियाज है उनका इन्वायरमेंट चूंकि डिफरेंट होता है, इस वजह से उनमें डिफरेंस भी ज्यादा होते हैं। तो यही बात उसने कही कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के लिहाज से अडॉप्टेड होता है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एडॉप्टेशन किसके लिहाज से आती है, एडॉप्टेशन। तो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में बात यही हो रही है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट इन्वायरमेंट उनके में ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। अच्छा, इसी तरह उसने एक ऑर्गेनिज्म की बात की, आर्माडिलोस। अब ये सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है और दुनिया के किसी हिस्से में नहीं आता। आर्माडिलोस हैं, इनको आर्मर्ड मैमल कहा जाता है, जैसे आपको ये डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर एक सख्त किस्म का होल होता है। आर्मर्ड का लफ्जी मतलब है होल। तो ये ऐसे मैमल है जिनका के ऊपर होल होता है, इस वजह से उनको आर्मर्ड मैमल कहा गया और ये सिर्फ अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर हम इनका एवोल्यूशनरी व्यू देखें तो इनके बारे में कहा जाता है, कंटेम्परेरी का मतलब होता है जो असरे हाजिर, मॉडर्न असरे हाजिर। यानी इस वक्त के जो आर्मेडिलोस है अगर इनका साइज देखा जाए तो बहुत छोटा सा, एक आप कह सकते हैं छोटे से स्केल जितना है आर्मेडिलोस, या एक बड़े स्केल जितना है इनका जो साइज है। तो उसने कहा कि ये जो आर्मेडिलोस है ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट है। उसने एक थ्योरी में पॉइंट पेश किया था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या, डिसेंडेंट मॉडिफाई होकर नई स्पीशीज बनाते हैं। तो उसने कहा था कि आर्मेडिलोस ये बदली हुई शक्लें हैं उन इंसेस्टर की जो इस इलाके में रहा करते थे। अच्छा, उन ऑर्गेनिज्म का नाम जिनके बारे में कहा जाता है कि ये उनके इंसेस्टर्स हैं, यानी आर्माडिलोस के इंसेस्टर हैं, वो ग्लिप्टोडोंट है, ग्लिप्टोडोंट्स। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर भी होल होते हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, एक हाथी जितना या उससे बड़ा आप कह लें, ग्लिप्टोडोंट्स। ये भी आर्मर्ड मैमल्स हैं जो इस वक्त दुनिया में या उस अमेरिका में नहीं पाए जाते। अच्छा, इनके फॉसिल्स मिले हैं, यानी आप कह सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म इस वक्त दुनिया में नहीं है लेकिन इनके फॉसिल्स मिले। अब है क्या, अगर आप इसको देखें कि इस वक्त हमारे पास जो आर्माडिलोस हैं वो छोटे से हैं और जो ग्लेप्टोडोंट्स के फॉसिल मिले हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर भी होल है, इसके ऊपर भी होल है। तो डार्विन ने ये कहा कि लगता है ऐसा है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है यही ही मॉडिफाई होके क्या बने, आर्माडिलोस बने। उसने कहा कि ये जो चेंज आई है इन्हीं ऑर्गेनिज्म से ये चेंज आके ये मॉडर्न जो आर्माडिलोस हैं वो बने हैं। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं और वही चेंजेस ऑर्गेनिज्म को नई स्पीशी में बदलने पे मजबूर करती हैं। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो किसी न किसी इंसेस्टर की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बायोजियोग्राफी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट, पहला ये आप कह सकते हैं ब्रांच है बायोलॉजी की जिसने डार्विन के दिमाग में ये बात डाली है कि एवोल्यूशन होती है। कैसे एवोल्यूशन होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रही होती हैं वही ऑर्गेनिज्म को एवॉल्व करवाती है नई स्पीशी के अंदर। तो उसने काफी सारी, जैसे आर्माडिलोस की एग्जांपल दी कि जो ग्लेप्टोडोन्स है वो चेंज होके इसमें कन्वर्ट हो रही है, सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद आइलैंड्स के ऊपर जो स्पीशी पाई जाती हैं वो डिफरेंट है लेकिन इनके साथ सिमिलैरिटी है। तो उसने कहा कि लगता है ऐसा है कि मेन आइलैंड से यहाँ ऑर्गेनिज्म आए और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए और चेंज हो गए और जिसकी वजह से वो नई स्पीशी में कन्वर्ट हो गए। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट करेक्टर रखती है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट का नतीजा है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो कॉमन इंसेस्टर या आप कह सकते हैं ऐसे इंसेस्टर से बने हैं जो उस इलाके के अंदर मौजूद थे।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ने उसको आइडिया सजेस्ट किया कि एवोल्यूशन। इसके अलावा जो दूसरी आप कह सकते हैं, दूसरी जो ब्रांच है फॉसिल रिकॉर्ड, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसने भी बहुत स्ट्रांगली आइडिया सजेस्ट किया डार्विन को कि एवोल्यूशन हो रही है। तो इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।